ऐसा नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास नहीं होना चाहिए, पर वह विकास वहाँ के निवासियों के लिए होना चाहिए, न कि सनरूफ वाली कार से कंधा बाहर निकाले उद्दंड युवाओं के लिए जो हाथ में बियर लिए सड़कों पर लड़कियों को गंदी गालियां देते हुए केदारनाथ के लिए जा रहा होता है। जब हर कार्य के पीछे विकास की आड़ में पैसे बनाना एकमात्र लक्ष्य बन जाता है तो नागरिकों का जीवन पिछली सीट पर बैठा हुआ फूफा हो जाता है जो सवारी तो है पर उसकी कोई सुनता नहीं। बंगाल में दुर्घटना ही घटना है, जो घटित होता है वही दुर्घटना है और जिसे आप दुर्घटना समझते हैं वह रोज घटता है। परिभाषाएं गौण हो चुकी हैं, असामान्य ही सामान्य है, सामान्य जीवन राजनीति बन गई है और राजनीति सामान्य जीवन। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यह मानती है कि उनके 150 कार्यकर्ताओं की हत्या बंगाल में हो चुकी है, पर इस सूचना के प्रसारण के अतिरिक्त वह कुछ और करती दिखती नहीं, क्योंकि उन्हीं शवों के रक्त से इनके मनी प्लांट की पत्तियां हरी होती रहती है। ये चिताएं पार्टियों के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि उनके चुनावी यान के लिए ईंधन का कार्य करती है और यह ईंधन बायोडिग्रेडेबल होता जा रहा है, क्योंकि इनके उपयोग के बाद यह पर्यावरण तो छोड़िए इन्हीं पार्टियों की स्मृति से भी गायब हो जाती है। जीरो एमिशंस। एक जीवन का मूल्य इस सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए संभवतः शून्य है, या फिर राजनीतिक दृष्टि से आप जिस भी पार्टी के समर्थक हैं, ऐसी मौतें वस्तुतः लाभकारी ही होती हैं। इन्हें ढाल बनाकर आप सब कुछ उचित बना देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, और जिस भी माध्यम से हमारी सहायता कर सकते हैं अवश्य करें। आइए आरंभ करते हैं। पिछले सप्ताह 3 बड़ी और चर्चित घटनाएं देखने को मिली। बंगाल में चुनावी हिंसा में 40 से ऊपर लोगों की नृशंस हत्या हुई। उत्तरी भारत के कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन, खुले नाले और जल जमाव के कारण कई लोग मरे। नोएडा में एक एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से आती हुई बस ने एक कार को टक्कर मारी, जिससे एक परिवार के 6 लोगों की हत्या वहीं हो गई। बाकी 2 चिकित्सालय में जीवन के लिए संघर्षरत हैं। यह भारत है, यहाँ आप कोई भी दिन उठा लो, ऐसी कई हत्याएं होती रहती हैं और हमारा जीवन चलता रहता है। कर्नाटक में भी एक जैन मुनि के टुकड़े करने के बाद फणींद्र सुब्रमण्यम की क्रूर हत्या कर दी गई। इन हत्याओं का कोई माए बाप नहीं होता, क्योंकि यह हर सप्ताह, हर महीने, हर वर्ष एक तय रूप में होती रहती हैं। बाढ़ की घटनाएं आम हैं, सबको पता है कि एक समय पर यह होना है। सबको पता है कि पहाड़ों के जीवन का हमने कितना अतिक्रमण कर लिया है, फिर भी घाटियों में घर और दुकान बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे शिमला हो, मनाली हो या अन्य ऐसे स्थल, हमने बहती हुई कारों को देखा है, बहते हुए लोगों को देखा है, बहते हुए घरों को देखा है। जो नहीं दिखा वह थी मानवीय बुद्धि विवेक की उपस्थिति, जहां हर व्यक्ति इस अति आत्मविश्वास के साथ वहां जाता है कि उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा। जो स्थान भूस्खलन के लिए, वर्षा के कारण सड़कों के घाटी में बह जाने के लिए, पहाड़ों से चट्टानों के लुढ़कने के लिए जाने जाते हो, वहां आप बारिश देखने जाते हैं। एक घटना का वीडियो हाल ही में देखा, जहां सड़क पर खड़ी कार पर उसी आकार का एक पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हुआ आया और कार से जा टकराया। यदि सत्य कहा जाए तो पहाड़ों में विकास के नाम पर जो हो रहा है वह अश्लील है, भयावह है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास नहीं होना चाहिए, पर वह विकास वहाँ के निवासियों के लिए होना चाहिए, न कि सनरूफ वाली कार से कंधा बाहर निकाले उद्दंड युवाओं के लिए जो हाथ में बियर लिए सड़कों पर लड़कियों को गंदी गालियां देते हुए केदारनाथ के लिए जा रहा होता है। विकास स्थानीय नागरिकों के लिए होना चाहिए, जहां उन्हें सड़क मिले, बिजली मिले, इंटरनेट मिले और निकटस्थ बाजारों से उनका सहज आवागमन निश्चित हो जाए। जबकि आज पहाड़ी क्षेत्रों का विकास मैदानी लोगों के पिकनिक से लेकर वीकेंड आउटिंग द्वारा अतिक्रमण के लिए हो रहा है। ऐसे गांव में रहने वाले लोगों से पूछिए कि विकास के नाम पर जो कचरा उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, उससे उनकी संस्कृति की कितनी क्षति हो रही है। इसी अतिक्रमण का परिणाम भ्रष्टाचार के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जहां आप वैसी जगहों पर होटल, दुकान, रिसोर्ट खोल लेते हैं जहां किसी भी तरह का भारी ढांचा उचित नहीं है। सरकारें या तो नीतियां बदल देती हैं या फिर प्रभावशाली व्यक्ति किसी स्थानीय व्यक्ति के नाम पर भूमि लेकर व्यवसाय करने लगते हैं, जबकि लीगली वो अपने नाम पर भूमि नहीं ले सकते या किसी भी तरह का व्यवसाय ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं कर सकते। यह किसी पार्टी का या नेता का वर्तमान तो सुधार देता है, परंतु दशक 2 दशक के ही अंतर पर इस भ्रष्टाचार का भार हम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखते हैं, जो कि वास्तव में पूर्णतः
मानव निर्मित होता है अगर हम पीछे जाकर इसके कारणों को जांचें। दुर्गम स्थलों को सहज प्राप्य और सुलभ बना देना अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छा है, पर किसी भी तरह के नियम को लागू ना कर पाना अधार्मिक भी है और हानिकारक भी। केदारनाथ तक सड़क बनवा दीजिए, परंतु उस धर्म क्षेत्र में प्रविष्ट होने से पहले कुछ कड़े नियम भी हों कि वहां केवल साधक, भक्त, श्रद्धालु आदि ही पहुंचे, न कि रील बनाने वाले उदंड लोग या धर्म क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट बनाने वाले हुड़दंगी। यही कारण है कि जब वैसे क्षेत्रों में आप छेड़छाड़ करेंगे, सड़कें बनाकर उस पर भारी बसों की अधिकता कर देंगे, पैसे लेकर घरों के ऊपर घर लाद देंगे, तो हल्की सी हवा और थोड़ा सा पानी वैसी तबाही लाएगा जिसमें वो घर थर्मोकोल के घरौंदों जैसे बहते हुए दिखेंगे। सड़कों के बीच से बरसाती नदी अपना मार्ग ढूंढ लेगी और जिन कारों से आप बारिश देखने गए थे वो नदियों में नाव की तरह दिशाहीन होकर बहती हुई डूब जाएंगी। यह कार्य हर वर्ष होगा, क्योंकि न तो सरकारों को न समाज को ऐसे मृत्यु या तबाही से कोई अंतर पड़ता है, न ही वो अगले वर्ष के बचाव के लिए कुछ भी करते दिखते हैं। जब हर कार्य के पीछे विकास की आड़ में पैसे बनाना एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, तो नागरिकों का जीवन पिछली सीट पर बैठा हुआ फूफा हो जाता है, जो सवारी तो है पर उसकी कोई सुनता नहीं। इसी प्रकार हर चुनावी वर्ष में एक सामूहिक दुर्घटना जो स्थायी है, वह है बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या। न तो यह आकस्मिक है, न अनियमित, न ही अप्रत्याशित, फिर भी यह एक निश्चित समयावधि में स्वयं की आवृत्ति के साथ घटित होता रहता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यह मानती है कि उनके 150 कार्यकर्ताओं की हत्या बंगाल में हो चुकी है, पर इस सूचना के प्रसारण के अतिरिक्त वह कुछ और करती दिखती नहीं, क्योंकि उन्हीं शवों के रक्त से इनके मनी प्लांट की पत्तियां हरी होती रहती है। उन्हीं कार्यकर्ताओं के शवों की संख्या गिनाकर चुनावी रैलियों में विरोधियों को ललकारा जाता है। ये चिताएं पार्टियों के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि उनके चुनावी यान के लिए ईंधन का कार्य करती है। और यह ईंधन बायोडिग्रेडेबल होता जा रहा है, क्योंकि इनके उपयोग के बाद यह पर्यावरण तो छोड़िए, इन्हीं पार्टियों की स्मृति से भी गायब हो जाती हैं। जीरो एमिशंस। विचित्र बात यह है कि इसकी भुक्तभोगी अलग अलग स्तर से हर पार्टी रही है, परंतु राजनीति वह राक्षसी है जो अपने परिजनों की भी बलि ले लेती है। फिर तो ये तो वो लोग हैं जो नेताओं के लिए रैलियों में झंडा उठाते हैं। इनकी क्या उपयोगिता है? ये मर भी जाए तो किसको क्या अंतर पड़ेगा? जब सत्ता को अंतर ना पड़े तो जनता केवल दूर से चिल्ला सकती है। जनता की संवेदना भी मृत हो जाती है, क्योंकि चिल्लाने वाले के पास दो ही विकल्प हैं: चिल्लाने के लिए जीवित बचे रहना या फिर चिल्लाने वालों का विषय बनकर रह जाना, ताकि वो आपका नाम लेकर आपके शवों की संख्या गिनाकर चिल्ला सके। भारत में ऐसे लोग मरते हैं। अकाल मृत्यु सामान्य घटना हो गई है। राजनीति में बलिदान देना पड़ता है। यदि ऐसा कथन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नेता देता है तो यह इस राष्ट्र का सामूहिक दुर्भाग्य है। जब नेता इस बात को न केवल स्वीकार ले बल्कि उसे शब्दों के माध्यम से उचित ठहराने लगे, तो आप अभियोग लगाने, उपालंब करने किसके पास जाएंगे? बंगाल में दुर्घटना ही घटना है। जो घटित होता है वही दुर्घटना है, और जिसे आप दुर्घटना समझते हैं वह रोज घटता है। परिभाषाएं गौण हो चुकी हैं। असामान्य ही सामान्य है। सामान्य जीवन राजनीति बन गई है और राजनीति सामान्य जीवन। इन सारी भाषाई उत्कृष्टता के मध्य एक व्यक्ति की हत्या चर्चा का विषय नहीं बनती। समाचार के शीर्षकों में एक संख्या जितना महत्व है ऐसे जीवन का, जिस पर अगली सुबह प्लेट रखकर लोग भोजन कर लेते हैं, और यदि वह समाचार दोबारा दृष्टि में आ जाए तो कहते हैं, ओह, ये तो कल वाला हत्याकांड है। हर दिन होती हत्या का प्रभाव बस इतना होकर रह जाता है कि हम उसे पिछले दिन का कहकर खारिज कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। पिछले दिन ही आपने यह वीडियो देखा होगा जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यह बस चालक पिछले 8 किलोमीटर से गलत साइड से एक्सप्रेसवे पर बस चलाता आ रहा था। सामने से एक एसयूवी राजस्थान के सीकर के एक मंदिर में पूजा पाठ के प्रयोजन से 8 परिजनों के साथ जा रही थी। एक्सप्रेसवे नाम है तो वहाँ वाहनों की गति 80-120 तक होती है। आप शहरों के मध्य एक्सप्रेसवे पर जब चलते हैं तो आपको किंचित मात्र संदेह नहीं होता कि ऐसी सड़क पर भी जहां थोड़ी थोड़ी दूर पर पुलिस है, कैमरों से निगरानी होती है, वहां एक बस 1-2 किलोमीटर नहीं 8 किलोमीटर तक चलती चली जाए, वह भी 100 की गति से उल्टे साइड में। पति पत्नी, बेटा बेटी, साली भतीजी की सड़क पर ही मृत्यु हो गई। 2 लोग बचे जो गंभीर रूप से घायल हैं।
इस पर आज चर्चा होगी, कल विस्मृत कर दिया जाएगा। आप क्षण भर सोचिए कि ऐसे चालक जो इस बस का चालक है, इस पर 14,000 के चालान कट चुके हैं, वह सड़क पर है क्यों? सड़क पर इतनी देर तक यह गाड़ी रॉन्ग साइड से चलती रही, किसी पुलिसकर्मी आदि ने नहीं देखा। कैमरे से निगरानी हो रही है तो क्या वह केवल चालान काटने के लिए? समस्या केवल हाईवे के पुलिसकर्मियों में या बस चालक में नहीं है, समस्या पूरे तंत्र में है। ट्रैफिक के नियमों के पालन की प्रवृत्ति है ही नहीं यहाँ के औसत समाज में। रेड लाइट जंप करना एक उपलब्धि होती है, ओवर स्पीडिंग एक थ्रिल है, पकड़े जाने पर चाचा विधायक है। कानून तोड़ना जिस समाज में सम्मान सूचक उपलब्धि है, वहां सड़कों पर होने वाली मृत्यु का आंकड़ा इतना भयावह क्यों नहीं होगा? हर वर्ष लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं भारत में। 4.25 लाख दुर्घटनाएं, 4.25 लाख लोग घायल होते हैं, 1.5 लाख मरते हैं, यानी प्रतिदिन 1130 दुर्घटनाएं और 422 मृत्यु, या प्रति घंटे 47 दुर्घटनाएं और 18 मृत्यु। सरकार सड़क बनवा रही है, अलग लेन बन रहे हैं, स्पीड लिमिट है, चालान भी कट रहे हैं, पर लोग यह समझते हैं कि रॉन्ग साइड में चलाने का लाभ यह है कि सामने वाला देखकर खुद ही हट जाएगा। नहीं, आप बताइए कि इस हत्यारे बस चालक ने और क्या सोचकर बस घुसाई होगी उस लेन में जहां औसत गति 80 की हो, वहां बस ले जाना। परिवार का दुर्भाग्य देखिए कि 6 लोग मर गए और यह हत्यारा बच गया। इसे सजा भी होगी तो कितनी होगी? एक एक्सप्रेसवे पर जो जानबूझकर गाड़ी गलत दिशा में ले जा रहा है, उस पर तो नरसंहार के आरोप तय होने ही चाहिए कि यह हत्या के ही उद्देश्य से यह कार्य कर रहा है। ओडिशा की रेल दुर्घटना को ले लीजिए, सिग्नलिंग फेलियर हुई ऐसा कहा जाता है। यह भी कहा गया कि रेलवे में कई ऐसे जगह हैं जहां इस तरह की तकनीकी त्रुटियां हैं, रिपोर्ट्स बनी हैं जहां कहा गया है कि यह चिंताजनक है, फिर भी यह चलता रहता है। बात केवल एक रेल दुर्घटना की नहीं है, बात यह है कि ऐसा होता है और फिर ऐसा चलता रहता है। कुल मिलाकर हम एक ऐसा समाज बन चुके हैं जहां हत्या हमें चिंतित नहीं करती, हमें कोई झटका नहीं लगता, शॉक नहीं होते, हम सोचने को विवश नहीं होते। एक जीवन का मूल्य इस सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए संभवतः शून्य है, या फिर राजनीतिक दृष्टि से आप जिस भी पार्टी के समर्थक हैं, ऐसी मौतें वस्तुतः लाभकारी ही होती हैं। इन्हें ढाल बनाकर आप सब कुछ उचित बना देंगे। भाजपा का मरेगा तो वो चिल्लाएंगे, भाजपा की सत्ता में कोई मरेगा तो बाकी उसके लिए कोसने के लिए चिल्लाएंगे। मानव जीवन का मोल राजनीतिक बयानों में आक्षेपों तक ही सीमित रह गया है। संवेदना का पूर्णतः लोप हो चुका है। हम एक समाज के रूप में अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को इतनी प्राथमिकता देने लगे हैं कि हम अलग अलग समूहों में संवेदनहीन हो चुके हैं। नमस्कार।